रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 है। आज हमारे पास बॉटनी सेक्शन को कवर करेगा ये। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फॉर्म्स एंड द फंक्शंस इन प्लांट्स। इस चैप्टर में जो चीज़ें आप कवर करने वाले हो, सबसे पहले तो प्लांट्स की न्यूट्रिशन है। इसके साथ साथ गैशियस एक्सचेंज जो है, इसमें ऑस्मोसिस वगैरह भी शामिल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। इसके बाद है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में आप क्या करेंगे, वाटर एंड सॉल्ट जो है उसकी कंसनट्रेशंस किस तरह प्लांट्स के साथ बैलेंस में होती है, इसको स्टडी करेंगे। प्लांट्स की सपोर्ट को, ग्रोथ और डेवलपमेंट इन प्लांट्स को करेंगे। इसके साथ साथ ग्रोथ के रिस्पॉन्सेस प्लांट्स में क्या, इन सारी चीज़ों को आप चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करने वाले हो। ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात होती है वही होती है कि आप अगर पूरा चैप्टर कवर नहीं भी करना चाह रहे ना, तो हर चैप्टर के अगर आप MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इनको तैयार कर लें, आपका जो है वो बोर्ड में जो पेपर है वो इत्मीनान से हो जाता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसमें से ईच एंड एवरी टॉपिक को आप स्टडी करें, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को स्टडी कर लें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक में, तो भी आप आराम से अच्छे ग्रेड्स ले लेते हैं। ठीक है। तो बॉटनी सेक्शन के इस चैप्टर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, MCQs वाला जो पोर्शन है इसको इस तरफ आ जाते हैं हम। ठीक है। तो पेज नंबर 246 पर इसके MCQs हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फटाफट से इसको मार्क करा देती हूँ आपको, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा आपको समझा भी दूँगी। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये पहला जो क्वेश्चन है MCQs का, ये आपसे कहता है कि सबसे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्लांट सबसे पहला सोर्स कौन सा होता है जहाँ से वो हासिल करता है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है सॉइल। सॉइल से वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होता है उसको सबसे पहले ऑब्टेन कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कि इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्लांट्स के लिए कौन सा है। याद रखिएगा, दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम हो तब भी वो काबिल कबूल होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जिसकी आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है प्लांट को। ठीक है। तो इनमें से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कम क्वांटिटी में चाहिएगा वो होगा आयरन। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो कॉर्निवोरस हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि कौन सा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो कॉर्निवोरस प्लांट्स है वो कॉर्निवोरस का नेचर हो जाता है उनका। तो ये डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को या उनके करीब जो भी कोई छोटा एनिमल इस तरह का आता है उसको वो ट्रैप करके उसकी बॉडी का जो नाइट्रोजन है उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे एरिया में जहाँ पे सॉल्ट है या इसी तरीके से जो मार्शेस हैं यानी दलदल वगैरह है, उस तरह के जो प्लांट होते हैं वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं। वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब होता है कि उनमें जो सॉल्ट्स होता है ना, ये सॉल्ट्स लवर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कि द कॉज ऑफ कलर ऑफ द लीफ टर्न टू डल और ब्लूइश ग्रीन इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि वो कौन सी बीमारी होती है, वो कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से जो लीफ होता है उसका जो कलर होता है वो टर्न हो जाता है, वो या तो बिल्कुल ही डल हो जाएंगे या फिर ब्लूइश ग्रीन से कलर के हो जाएंगे। तो वो डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन एलिमेंट की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि विच प्रिंसिपल टाइप ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ हायर प्लांट सिंथेसाइज एट द एपिसिस ऑफ स्टेम एंड रूट। तो इसमें से कौन से जो ऑक्सीजन्स होते हैं, किस टाइप के ऑक्सीजन्स होते हैं जो कि हाई प्लांट्स जो हैं उनके स्टेम या रूट के पार्ट्स जो उनकी एपिसिस यानी उनके टॉप पार्ट्स पे होते हैं। तो ये होता है IAA। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सुक्रोज की इनटू सीव एलिमेंट्स इज़ अ स्टेप कॉमनली कॉल्ड, इसे आप कहेंगे फ्लोएम लोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अगला आ जाइए, प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स। लास्ट वन आपसे कहा क्या है, मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, फ्लावरिंग का प्रोसेस जो है उसको प्रमोट करते हैं, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे के। ये क्वेश्चन है वर्नलाइजेशन। इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। ठीक है। वहाँ पे इसको डिटेल से स्टडी करेंगे वर्नलाइजेशन क्या है। तब आ जाएँ आप सीधा इसके क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शंस की तरफ, क्योंकि ये तो थे आपके MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि वाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर द प्लांट्स, यानी होना तो ये चाहिए कि सिर्फ सॉइल से उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑक्सीजन है, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन इसके बावजूद वो सॉइल से कुछ मिनरल्स जो हैं उसको भी कह लीजिए कि एब्जॉर्ब करता है, उसे कैप्चर करता है। हवा से नाइट्रोजन जो है उसको कैप्चर करके उससे वो नाइट्रेट्स और अमोनिया वगैरह बनाता है और उसको इस्तेमाल करता है। ये सारा प्रोसेस क्यों होता है, इसकी वजह ये होती है कि प्लांट्स को
और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको लिपिड्स बनाने होते हैं, ठीक है, उसको अपने अमाइनो एसिड्स बनाने होते हैं, इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी एलिमेंट्स बनाने होते हैं जिसकी वजह से उसको दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल्स के जैसे काम करते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करता है, अपने बाकी अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सुक्रोज है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। पेज नंबर 220 पर आप सीधा आएंगे, मूव करेंगे, और यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने मार्क कराया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रा स्पीडली आपको एक्सप्लेन कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत डीप में जाएं, तो इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट हो जाती है मेरी वीडियो, ठीक है। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कीजिए कि मैं इसे एक्सप्लेन करें इसको डीपली, ठीक है। आपने क्या करना है, पेज 220 पर आना है, यहाँ से मार्क करेंगे, प्लांट्स यूज अदर रॉ मटेरियल्स टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स फॉर ग्रोथ। यानी प्लांट्स क्या करते हैं, जो दूसरे रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, इन सबको वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है, वो भी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये एलिमेंट्स जो हैं इनको हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ये सारे के सारे होते हैं। ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं कौन कौन से, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके साथ साथ जो दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं अब हम, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है वो ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन जो है इसको हम मिनरल न्यूट्रिएंट में क्यों ऐड करते हैं जबकि वो मिनरल नहीं होता है। आपको पता है ना, नाइट्रोजन हवा से हम ऑब्टेन करते हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि प्लांट के लिए ज़रूरी है, क्यों मिनरल न्यूट्रिएंट है, इसकी वजह क्या है, देखिए यहाँ से इसको पहले मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 220 पर ही इसका आंसर है, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ से। मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि प्लांट के दूसरी चीज़ों के लिए काम आते हैं, जैसे उससे वो अमाइनो एसिड बनाएगा, ठीक है, उससे प्रोटीन बनाएगा, उससे लिपिड्स बनाएगा, सारी चीज़ें बनाएगा। तो अब होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है ये तो हवा में मौजूद होता है, ये क्या करते हैं कि हर प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है कि जब वो प्लांट्स जो है डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या होगा कि डिकम्पोज होने के बाद उसने सॉइल में चले जाना है, और सॉइल में चले जाने के बाद ये जो प्लांट है इसने डिकम्पोज हो जाना है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो हर प्लांट को क्या करते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन मौजूद होते हैं उसको वो अमोनिया में या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रेट्स और अमोनिया जो है ये अमोनियम की शक्ल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स के पास पहले से फॉस्फोरस मौजूद है, फॉस्फोरस नाइट्रेट्स बना देगा, कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा, सल्फर मौजूद है, सल्फर नाइट्रेट्स बना देगा। इस तरीके से अमोनियम है, ठीक है, वो अमोनियम नाइट्रेट बना देगा, ठीक है। इस तरीके से कर करके वो क्या करेगा, इसको एक फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और उससे क्या होगी, प्लांट्स की ग्रोथ होगी। तो ये सिलसिला चलता चला जाता है कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स पहले वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो ऑलरेडी नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सारे के सारे, ये क्या करते हैं, ये सॉइल में मिल जाता है। सॉइल में मिलने के बाद अब जब दोबारा कोई प्लांट वहाँ पे अटैच्ड हो रहा है तो सॉइल में ये नाइट्रेट्स की शक्ल में मौजूद है, अमोनियम्स की शक्ल में मौजूद है, और फिर ये इसको सक कर रहा होता है। तो ये साइकिल चलता चला जा रहा है। अब नाइट्रोजन तो मिल रही हवा से, लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो दूसरी डिकम्पोजर्स हैं, वो उसको किस में कन्वर्ट्स कर रहे हैं, नाइट्रेट्स में और अमोनियम में। तो इसी वजह से है तो ये गैस नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर ये न्यूट्रन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इससे क्या करना है, मार्क कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये कहता है आपसे कि वाई डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज़। अच्छा, सवाल ये कहता है कि जाहिर सी बात है, आपको भी मालूम है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जिस एरिया में है, जिस जगह पर मौजूद है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करना होता है कि कम से कम पानी में सर्वाइव कर सकें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनके रूट, स्टेम्स, लीव्स हर चीज़ मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके जो एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का, ये कम से कम हो जाता है, इसीलिए ये अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डेजर्ट प्लांट्स हैं इनके लिए एक टर्म यूज़ होता है, ये कहलाते हैं ज़ीरोफाइट्स, सही है। तो अब आप इसको मार्क करना है। पेज 236 पे आप आएंगे, सबसे पहले तो मार्किंग देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक
यानी फर्स्ट लाइन से लेकर सेकेंड लाइन के सॉइल तक, और उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें रिडक्शन इन नंबर से लेकर ट्रांसपिरेशन तक। यहाँ तक आपने मार्क कर लिया। अब ज़रा समझ लीजिए इसमें बोल क्या रहे हैं। ये कहते हैं कि जितने भी ज़ीरोफाइट्स होते हैं यानी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक तो इनकी रूट्स जो है वो बहुत डीप होती हैं, अंदर तक जा रही होती हैं, ताकि पानी बिल्कुल ज़मीन के अंदर अंदर भी जहाँ पर मौजूद है ना सॉइल में, वहाँ से इसको सक कर सके। दूसरी बात क्या होती है कि इनमें स्टोमेटा जो हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस होने से क्या होता है, इनमें सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा की डेवलपमेंट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पानी कम से कम बाहर निकलता है। इसके साथ साथ इनके एपिडर्मिस जो है वो हेयरी हो जाते हैं। इनके लीव्स जो हैं वो थोड़े से फोल्ड हो जाते हैं ताकि सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाए ट्रांसपिरेशन के लिए। इसी तरह से इनके जो लेमिना है यानी जो पत्ते हैं, इनका साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है, और वो आमतौर पर स्पाइंस यानी कांटों की शक्ल में क्या होता है मॉडिफाइड हो जाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें ट्रांसपिरेशन यानी जो पानी के उड़ने का प्रोसेस होता है ना उसको कम से कम कर सके, इस रेट को रिड्यूस कर सके। तो मेनली बात क्या होगी कि इनकी सारी जो मॉडिफिकेशन है जिसमें लीव्स की भी एडॉप्टेशन मौजूद है, वो सब की सब इन सब का कॉज क्या होगा कि ये पानी को सेव कर सकें अपने लिए, क्योंकि डेजर्ट में पानी जो है ये बहुत कीमती है, ये आसानी से इनको अवेलेबल नहीं होता, उसको स्टोर कर लेते हैं, इसको सेव करने के लिए इनकी सारी मॉडिफिकेशन होती है। सही है। अगला क्वेश्चन देखें अब आप। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कहता है कि वाई कॉर्निवोरस प्लांट्स यूज़ इंसेक्ट्स एज फूड, यानी क्या वजह है कि जो कॉर्निवोरस प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को यानी कीड़े मकोड़ों को फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए आमतौर पर तो आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोफिक्स होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और इसके लिए किस चीज़ की हेल्प लेते हैं, ये सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं इन सब को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको, नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं, ये इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करने के बाद इससे अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, इसके अलावा प्रोटीन बनाएंगे। इसके अलावा भी इनकी बॉडी में जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हुए उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है। तो इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, वो कॉमन एग्जांपल्स जो आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे 2-3 नाम लिखे हुए, एक है पिचर प्लांट है, एक है सनड्यू, एक है वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है। ये सारे के सारे नेम जो है आप एंटर कर दें। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लें आप। अगला क्वेश्चन जो है ये आपसे क्या कह रहा है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है फाइटोक्रोम पिगमेंट्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं फोटो पीरियोडिज्म के लिए। पेज 244 पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म जो है इस वाली बात को समझ लीजिए कि आपको आउट ऑफ सीज़न जितने भी ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जा रही हैं, ये सारा का सारा जो काम है ना वो फोटो पीरियोडिज्म का है। तो आपने करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले ये होता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनको लंबा डे टाइम चाहिए होता है, कुछ प्लांट जो उनको नाइट टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि सूरज की रोशनी किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो फोटो पीरियोडिज्म में आप क्या करेंगे कि आर्टिफिशियली प्लांट्स को उसके मतलब का जो डे या नाइट टाइम है वो दे रहे होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि वो फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से फ्लावरिंग करते हैं, उनमें प्रॉपर फ्रूट्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। तो अब फाइटोक्रोम क्या होता है, इसमें आपके पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप इसको। फाइटोक्रोम विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट इन माइन्यूट क्वांटिटीज़, यानी ये एक ऐसा पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम कि जो बहुत थोड़ी सी मिकदार में जो है ना प्लांट की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो ग्रोइंग टिप्स के पास होती है, यानी कि जो भी उसकी टॉप पोर्शंस होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होगा। जैसे कि रूट जो है उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड्स पर होगा, लीव्स जो उसके टॉप पोर्शन पर होगा, स्टेम जो उसके टॉप पोर्शंस पर होगा, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या होता है फाइटोक्रोम में, इसमें 2 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स होती हैं, एक फॉर्म होती है एक्टिव और दूसरी होती है इनएक्टिव। तो जो एक्टिव फॉर्म होती है वो तो अपना काम कर रही होती है, लेकिन जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ये 660 नैनोमीटर की सेंसिटिविटी पर एक्टिव हो जाती है दोबारा से। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली वो रेड लाइट प्रोवाइड कर देते हैं जो तकरीबन 660 नैनोमीटर के करीब होती है, जिससे क्या होता है कि ये जो इनएक्टिव फॉर्म है एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने मतलब का डे एंड नाइट टाइम जो है वो प्लांट्स को देकर जल्दी जो फ्लावरिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और इस तरीके से फ्रूट सीज़न जो है उसको आसान बना लेते हैं, आसानी से वो आउट ऑफ सीज़न आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 660 नैनोमीटर तक इसको किया, उसके बाद यहाँ से इसको मार्क करेंगे कि ऑन सेट फ्लावरिंग सीम्स टू बी डिटरमाइंड बाय द बैलेंस बिटवीन द 2 फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम पिगमेंट्स विच इज सम वे स्विचेस ऑन द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग। ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले सवाल पर अब आप आ जाइए।
अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपसे कहता है कि एनुअल रिंग्स जो ये कैसे फॉर्म होती है। देखिए, जो कुछ दरख्त होते हैं, आप क्या करोगे कि जब उसका स्लाइस लेते हो ना, कट डाउन करते हो बीच से, तो आपको उसमें कुछ रिंग्स फॉर्म होती है। कहा जाता है कि इन रिंग्स को अगर आप काउंट कर दें तो जितनी रिंग्स हैं उतने साल पुराना दरख्त होता है। तो जितना ज़्यादा पुराना दरख्त होगा उसमें उतने ही ज़्यादा रिंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। लिखना कहाँ से आपने, यहाँ देखें, ये टॉपिक है पेज 239 पे, एनुअल रिंग्स के नाम से। यहाँ से लेके आपने क्या करना है, पूरा यहाँ तक लिख देना है इसको, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ इसमें लिखा हुआ क्या है कि कुछ प्लांट्स जो कि टेम्परेट रीजन के होते हैं, इनमें कुछ सेकेंडरी जाइलम जो है उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। ये सेकेंडरी जाइलम क्या करता है, ये कंसंट्रिक लाइन जो है वो बना देता है। ये कंसंट्रिक लाइन जो है उसमें से हर लाइन एक साल को रिप्रेजेंट करती है। इसको एनुअल रिंग कहा जाता है। हर एनुअल रिंग जो है उसके दो जोन्स होते हैं। इनर जोन होता है जिसको आप स्प्रिंग वुड कहते हैं, और इसके साथ साथ कुछ लार्जर वेसल्स होते हैं, और आउटर जोन होता है जिसको समर वुड या फिर ऑटम वुड कहा जाता है। इसमें स्मॉल वेसल्स होते हैं, यानी जो बड़े वेसल्स होंगे वो स्प्रिंग वुड है, और जो छोटे वेसल्स होंगे वो समर वुड या ऑटम वुड है। अब होता क्या है कि जब आप इसकी काउंटिंग कर लेते हैं किसी भी ओल्ड ट्री में, तो इस काउंटिंग से आपको जो एनुअल रिंग्स की काउंटिंग है इससे अंदाज़ा हो जाता है थोड़ा सा कि ये दरख्त कितने साल पुराना है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े पुराने दरख्त होते हैं उनकी एज आमतौर पर इन्हीं रिंग्स की मदद से काउंट करके कैलकुलेट होती है कि ये इतने साल पुराना है, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो है इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं, ये है कि कोल्ड ट्रीटमेंट जो है वो क्यों नेसेसरी होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इन सम प्लांट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये टॉपिक जो है ना, इसको आप फोटो पीरियोडिज्म के हवाले से थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कुछ प्लांट्स हम क्या करते हैं, आउट ऑफ सीज़न जो है उसको हमें चाहिए होता है, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं आउट ऑफ सीज़न सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मिल रहे हैं। वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको सर्दी के सीज़न में उगना होता है, तो उस वक्त जब उनका जर्मिनेशन हो रहा होता है सीड का, तो उनको टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कम लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी तरीके से कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो गर्मी के सीज़न के होते हैं, तो उनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर कैसा होता है, क्योंकि वो गर्मी के सीज़न में बनना स्टार्ट होते हैं तो वो ज़्यादा होता है। तो वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं कि वो तमाम पौधे जिनमें जो कि सर्दी के सीज़न में ही बनने वाले होते हैं, यानी वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, तो उनकी सीड जर्मिनेशन के टाइम पे आप क्या करते हो, उनका टेम्परेचर लो कर देते हो, यानी आर्टिफिशियली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हो कि टेम्परेचर वहाँ पे डाउन हो जाए, जिसका आफ्टर इफेक्ट होता है, यानी कि जब उनकी सीड की ग्रोथ हो जाती है तो फिर उस वक्त ये प्रॉपर तरीके से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से जो विंटर वैरायटी के जो जितने भी आपके पास प्लांट्स होते हैं, वो आप समर सीज़न में भी आप उसको क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो आपका वर्नलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यानी इसमें टेम्परेचर का जो आफ्टर इफेक्ट्स है इसको हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको लिखना शुरू करेंगे, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अप्लाइड इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ एन आफ्टर इफेक्ट ऑन द लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यहाँ से लेके पूरा पूरा विंटर वैरायटी तक, इसमें सारी वही बातें जो भी मैंने आपको बताई हैं कि टेम्परेचर को कम करके आप आउट ऑफ सीज़न जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त जब वो ग्रो कर रहा है उसको कम टेम्परेचर चाहिए, और आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप उसको समर सीज़न में ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो कभी भी नहीं होगा। इसके लिए आपको विंटर टेम्परेचर ही देना पड़ेगा, तभी वो समर में ग्रो हो सकता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से लास्ट लाइन से इसको भी ऐड कर लीजिएगा कि इट अपीयर्स दैट लो विंटर टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इन विंटर वैराइटीज़। यहाँ से लेके पूरा यहाँ टेम्परेचर तक, कोल्ड विंटर टेम्परेचर तक, यानी इसमें ही बताया जा रहा है इस पूरे दोनों पैराग्राफ्स में कि अगर आपको समर में पौधा लगाना है और वो विंटर सीज़न का है तो आपने टेम्परेचर लाजमी कम करना है, वरना वो नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर विंटर में पौधा आप लगा रहे हो और वो समर सीज़न का है तो फिर आपको उसका जो टेम्परेचर है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो वर्नलाइजेशन है ये तो लो टेम्परेचर के ऊपर ही डील करती है, यानी अगर आप विंटर के प्लांट्स को समर में लगाने तब आप लो टेम्परेचर के सीड्स को दें, ताकि जब उसकी ग्रोथ हो तो वो प्रॉपर तरीके से विंटर के हिसाब से ही उस टेम्परेचर पे अपने आप को एडजस्ट करके ही आगे ग्रो कर सके, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है इसमें, इसको चेक कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ये जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है किस तरीके से प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी इसकी वजह है कि जितने भी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है इसका मेन मसला क्या होता है कि देखिए, ज़मीन में पानी भी मौजूद है, ज़मीन से इसको मिनरल भी मिल रहा है, लेकिन उसकी भी एक हद होगी, वो एक लिमिट में उस सैलिनिटी को एब्जॉर्ब करेगा, एक लिमिट में वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से क्या होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा अगर एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रंट्स की या एक्स्ट्रा वाटर है, ये सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट को जितने न्यूट्रंट्स की, जितने मिनरल्स की, जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। ये बेसिक फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्लांट में एक चीज़ होती है, इसको मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि मिनरल, वाटर, सॉल्ट, इन सारी चीज़ों का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना।
तो ये ओस्मो रेगुलेशन जो इसी की वजह से पॉसिबल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको मार्क कर लेंगे। यही बात कही जा रही है इसमें कि ओस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है वो प्लांट के लिए बहुत बेटर होती है। इससे ये क्या होता है कि सैलिनिटी जो है उसको ये मैनेज कर लेता है। इसके साथ साथ जो रफ़ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सलाइन स्ट्रेस आ जाता है, इसमें भी बहुत से प्लांट्स जो है ये अपनी कह लीजिए कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो हैं उसको लोअर कर लेते हैं। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ होती है होम्योस्टेसिस, ये इसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से वाटर का, सॉल्यूट का कंटेंट, मिनरल का कंटेंट, ये सब प्रॉपर तरीके से प्लांट में मेंटेन हो जाता है इसी ओस्मो रेगुलेशंस की वजह से। यहाँ से यहाँ तक आपने बस इसको जस्ट मार्क करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने कंप्लीट कर लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी इससे रिलेटेड आपको पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और चाहते हैं कि वीडियो और डिटेल्स में बने या कुछ और एक्सप्लेनेशन टॉपिक हो, तो इन सारी बातों को आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।